हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग SN1 के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग लास्ट लेक्चर्स में SN2 को पढ़े थे, अगर आपको याद हो, यहाँ हम लोग बात किए थे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड को अगर ऑब्जर्व करें, देखें, तो पूरा का पूरा SN2 का पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। यानी कैसे आप इसका जो ये रिएक्शन है, इसको जस्ट बिकॉज आप एक रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से आप इसके ट्रांजिशन स्ट्रक्चर और उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते थे। सिमिलर फैशन में हम लोग SN1 को भी पढ़ेंगे। एंड जैसा कि हम लोग बात किए थे NCERT की, जहां जहां NCERT का रेफरेंस है साथ साथ हम लोग कवर करते चलेंगे। इससे क्या है कि आपका NCERT भी कवर होते चलेगा। ऑल्दो हम लोग उसको सेपरेटली एक अलग लेक्चर में NCERT को कवर करेंगे ही, बट फिर भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आपका जो भी रेफरेंस है वो भी क्लियर होता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, SN1 में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। वंस अगेन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये आपका जो रिएक्शन है, यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही। दूसरा क्या है, ये सबस्ट्रेट है, यानी अगर इसको हम टेक्निकली बोले तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। और ये आपका सॉल्वेंट है। यहाँ जो सॉल्वेंट यूज होता है ये होता है पोलर प्रोटिक। अभी ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग जो लास्ट लेक्चर देखे थे जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात किए थे कि कौन कौन से फैक्टर NSR रिएक्शन को अफेक्ट करता है, उसमें से एक है रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको जब हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट का रोल, तो वहाँ डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अभी आप मान के ये चलिए कि यहाँ जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, और हेंस इसकी मदद से जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताएं SN2 के तरीके से पढ़ेंगे, यानी हम लोग SN2 में जैसे रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट किए थे, सिमिलरली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से पढ़ेंगे। और ऐसा बार बार हम इसलिए फोकस आपका रखना चाह रहे हैं बिकॉज अगर आपको ये लेक्चर याद होगा तो यहाँ पर हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि एक NSR रिएक्शन में क्या क्या मैकेनिज्म पॉसिबल है, जिसमें से SN1 और SN2 को हम लोग डिटेल में समझे थे कि कैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से, जो कि आप कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में, जस्ट इसकी मदद से आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए उसी चीज को हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन में हमें क्या दे रहा है स्पेसीज, वो है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, जो कि आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसका मतलब ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियोफाइल का है, ये तो इन्वॉल्व नहीं है। और रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या सिखाता है कि जो स्पेसीज में इन्वॉल्व होगा वो स्लोएस्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर आप यहां ध्यान से देखिए, क्या इसके साथ रिएक्शन करने के लिए कोई मॉलिक्यूल है अवेलेबल? नहीं है। कहने का मतलब देखिए, यहां पर SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों ही स्पेसीज इन्वॉल्व था, तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो पा रहा था? जस्ट आपका EtCl था, तो सेकंड मॉलिक्यूल OH- है, वो आ रहा था, अटैक कर रहा था, तब जाके ये बॉन्ड टूट रहा था। बट यहां कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इसको बॉन्ड तोड़ने में मदद करे? नहीं है। इसीलिए आप अब यहां से फील करने की कोशिश कीजिए, ये जो ब्यूटाइल क्लोराइड यानी बेसिकली कार्बन और क्लोरीन का बीच का जो बॉन्ड है वो खुद पर खुद टूटना चाहेगा, और खुद पर खुद टूटना चाहेगा, तो इसलिए इसका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। देख रहे हैं, ये एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। तो अब ये सवाल ये बनता है, ये बॉन्ड खुद पर खुद टूटेगा तो टूटे कैसे? यहीं पर रोल आता है ये सॉल्वेंट का। और पोलर प्रोटिक का मतलब ही यही होता है, बिकॉज कार्बन और क्लोरीन के बीच कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यानी कि कार्बन पर धीरे धीरे डेल नेगेटिव चार्ज आना चाहेगा, और डेल पॉजिटिव आना चाहेगा, और क्लोरीन पर डेल नेगेटिव आना चाहेगा। और इसको आप यहाँ देख सकते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ वही बताने की कोशिश की जा रही है कि कार्बन पे धीरे धीरे डेल पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन पे धीरे धीरे डेल नेगेटिव आएगा। ये समझना आई थिंक आपके लिए मुश्किल नहीं है कि पॉजिटिव ही कार्बन पे क्यों है और क्लोरीन पे निगेटिव ही क्यों है। बेसिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और बॉन्ड पोलराइज हो रहा है, और इसी को पोलराइज करने के लिए आपको कैसा सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है, पोलर सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर पोलर लेते हैं, पोलर। बट प्रोटिक का क्या मतलब है वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। जस्ट आपको एक हिंट दे दिए कि हाँ,
जैसा कि आपको हम बोले ये बॉन्ड टूटेगा, तो टूटे कैसे, बॉन्ड पोलराइज होगा और उसको पोलराइजेशन करने में आपका इस सॉल्वेंट का रोल होगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि हमें अभी तक ये समझ में आया कि इस रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका इसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अभी आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम अगर एक स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं तो एक रिएक्टेंट होता है तो दूसरा प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहां जो हम ये बात करें इसको हम प्रोडक्ट ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल मैकेनिज्म की बात कीजिए, मतलब ओवरऑल रिएक्शन की बात कीजिए, उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में हम इसे इंटरमीडिएट कहते हैं। बट जस्ट बेसिक समझिए तो इसके लिए तो प्रोडक्ट हुआ, तो फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। और रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें यही सिखा रहा है कि भाई एक ही मॉलिक्यूल अवेलेबल है रेट ऑफ रिएक्शन में, यानी इसी का रोल है। यानी दूसरा मॉलिक्यूल क्या करे, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जैसे ही ये बनेगा तब जाके न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और आपका ये प्रोडक्ट बनाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जस्ट बिकॉज आप रेट ऑफ रिएक्शन समझ रहे हैं, इसके कारण से ये स्टेप वाइज क्यों हो रहा है। बिकॉज पहले स्टेप में, हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, पहले स्टेप में आपका ये जो प्रोडक्ट है, जो जिसको ओवरऑल आप इंटरमीडिएट कहेंगे, वो फॉर्म करता है। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से हम लोग इस चीज को समझ गए, अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और उसके कारण ये प्रोडक्ट बनाता है। इसीलिए ये टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, टू स्टेप। इसीलिए आप इसको स्टेप वाइज मैकेनिज्म कहते हैं, यानी एक स्टेप, एक के बाद दूसरा स्टेप। वहीं हम लोग जब SN2 पढ़े थे, यहां देखिए दोनों का दोनों स्पेसीज इन्वॉल्व है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन में, और दो ही स्पेसीज हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए एक स्टेप में रिएक्शन जाता था, इसलिए इंटरमीडिएट नहीं बनता था। हम दोनों को साथ साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होते चले। बट यहाँ सिर्फ एक ही स्पेसीज इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। अब आप समझ रहे हैं या इंटरमीडिएट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये सारा चीज़ हम और अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं इस लेक्चर में। ठीक है, सो फिर से हम लोग आते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से हम समझिए कैसा है, स्टेप वाइज है, और स्टेप वाइज है, और इसलिए इसमें क्या फॉर्म करेगा, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कार्बोकटायन ही क्यों फॉर्म करेगा, वेरी इजी टू सी, कि देखिए कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप कर रहा है, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव डेवलप कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोकटायन। नाउ अब कार्बोकटायन के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना कि कार्बोकटायन क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है। सो हियर्स फ्यू स्लाइड्स फॉर यू। हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स पढ़ रहे थे, या फिर आप जिसको एज ए भी समझिए GOC की बात कह दें, तो उस केस में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कार्बोकटायन के बारे में, दैट इज कार्बोकटायन क्या होता है, यानी ये कैसे बनता है, इसके रिएक्शंस क्या है और इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। इतना ही नहीं, हम लोग इसके मदद से PYQ भी डिस्कस किए थे, जो कि आपके नेट और JEE दोनों में पूछा हुआ है, उस दोनों को यहाँ डिस्कस किए हैं। और जस्ट बिकॉज क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए, साथ ही साथ उसको टाइप वाइज भी डिस्टिंगाइज भी कर दिए कि हाँ पहला टाइप में स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन है, दूसरे में एरोमेटिसिटी है, या रेट ऑफ रिएक्शन पे पूछ रहा है, मतलब हर चीज़ को डिस्कस किया गया है। सो ये आपको जस्ट इसलिए हम दिखा दिए ताकि आपको ये समझ में आए कि ठीक है, कार्बोकटायन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप ये सारे वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वंस अगेन किस में है मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स, और ये इसका लेक्चर नंबर है 22, 24 एंड 23। सो फिर से आते हैं। सो इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकटायन बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में एक बार बात करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कैसा बिहेव करेगा। सीधी सी बात है, अगर इंटरमीडिएट आपका ये जो कार्बोकटायन फॉर्म कर रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकटायन ही कैरेक्टर होगा ना, यानी कि ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है टूट रहा है, धीरे धीरे कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप कर रहा है, पॉजिटिव। इसलिए आप कह सकते हैं जो कार्बन पे जो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये बेसिकली कैसा होगा, कार्बोकटायनिक इन नेचर होगा। सो अगर हम पूरे पिक्चर को फिर से कंक्लूड करें, सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से हम बोले स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज है इसलिए ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। इंटरमीडिएट है तो ये कैसा इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन वाला इंटरमीडिएट होगा। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर हम लोग कह रहे थे कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकटायनिक कैरेक्टर आता है, बिकॉज यहाँ इंटरमीडिएट जो फॉर्म कर रहा है वो कार्बोकटायन है, बिकॉज इसी से नेक्स्ट स्टेप जा रहा है ना। सो यही ओवरऑल था SN1 के बारे में। अब कुछ बेसिक्स और बात कर लेते हैं एक बार फिर से, आप इस चीज़ को यहीं समझ सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये बॉन्ड टूट रहा है। अब आपके लिए समझना आसान है,
बॉन्ड टूट रहा है जिससे कि आपका कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा और जिसके कारण से आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और सिंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, ये स्लोएस्ट स्टेप को बताता है, इसलिए देखिए पहला स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब एक बेसिक क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यही है कि सिंस हम लोग पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन कैसा जाता है स्टेप वाइज, तो अब ध्यान दीजिए कि इसका एनर्जी देखिए और इसका एनर्जी देखिए। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज़्यादा है सेकेंड से, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट का कम और सेकेंड का ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? आप सोचिए। सो इसका आंसर है नो, बिकॉज इसका आंसर यही है कि पहले स्टेप में जब ये बॉन्ड टूटता है धीरे धीरे, तो ऑलरेडी वो इतना एनर्जी ऑक्युपाई कर लेता है, इतना एनर्जी ले लेता है कि सेकेंड वाले केस में जो एनर्जी लगता है उसको वो कंपेंसेट कर देता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, वंस ए मॉलिक्यूल makes it over the higher energy barrier of the first step, it has enough energy to proceed rapidly over the lower energy barrier of the second step. इसलिए कहा गया है फर्स्ट स्टेप को it acts as a kind of bottleneck of reaction. bottleneck एक वर्ड होता है जिसका मतलब आप ये समझिए, कोई भी पानी का जो बॉटल होता है, आप जहाँ ढक्कन लगाते हैं नॉर्मली, तो देखते हैं वहाँ पर कैसा वो दिखता है, ये आके एकदम पतला सा हो जाता है। तो ये मतलब कहने का सेंस यहाँ से एकदम निकलना चाह रहा है, यानी यहाँ पर आके एकदम स्लो हो जाता है। उसी चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट स्टेप इज काइंड ऑफ बॉटल नेक, यानी यहाँ पे कितना स्लो हो जाएगा, यानी आप अगर हम आपको एक ग्लास से पानी निकालने के लिए बोले तो पानी आराम से गिर जाएगा, बट इस बॉटल से निकालने के लिए बोले तो इसमें समय लगेगा, बिकॉज यहाँ का रास्ता बहुत छोटा सा है, संकीर्ण रास्ता है, इसलिए इसको बॉटल नेक कहा जा रहा है। क्लियर है? नाउ एक छोटा चीज़ है जिसको और हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो वंस अगेन सेम चीज़ रिएक्शन है, बट यहाँ न्यूक्लियोफाइल को देखिए वाटर है, बट यहाँ न्यूक्लियोफाइल एक आपका अनायन न्यूक्लियोफाइल था, एसिटेट आयन है। बेसिकली कहने का मेरा मतलब है ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, NU माइनस है, निगेटिवली चार्ज है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूट्रल है। तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है, ये जब ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए इसके पास लोन पेयर है, जब ये अटैक करेगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो बस कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H+ रिलीज कर देता है, जिसके कारण से आपका जो प्रोडक्ट होगा ये बनता है। सो कहना यही चाह रहे हैं, अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में एक थर्ड स्टेप भी पॉसिबल हो सकता है, और उसके कारण एक थर्ड ट्रांजिशन स्टेप भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड स्टेप तक ही सीमित रहता, बिकॉज यह माइनस है ना, तो जैसे ही अटैक करेगा माइनस और प्लस कैंसिल आउट, इसलिए यहाँ पर हो गया। क्लियर है? तो कहना यही चाह रहे थे, अगर कहीं आपको ये देखने को मिले कि अच्छा यहाँ 3 स्टेप का रिएक्शन है और यहाँ 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हम आपको जस्ट ये बता दिए। क्लियर है? नाउ फाइनली हम लोग NCERT की बात कर लेते हैं। वंस अगेन क्लास 12th में आप लोग हेलो एल्केन में पढ़ेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे स्नैपशॉट में वही चीज़ लिखा रहा है, क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट यानी इस पर डिपेंड करेगा। और 2 मैकेनिज्म पॉसिबल है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 स्लो है बिकॉज ये कैसा स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS। समझ में आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट SN1 कि SN1 क्या होता है, एंड वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन कि SN1 में आप क्या देखने को मिलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से आप बोल रहे स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज इसलिए इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होने के कारण जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है वो कार्बोकैटायनिक इन नेचर होता है। नाउ जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए, ये जो बॉन्ड टूटता है फर्स्ट स्टेप में जो आप देख रहे थे ऐसे वाला, तो यहाँ जो बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या ये बॉन्ड मोर देन हाफ ब्रोकन है या लेस देन हाफ ब्रोकन है? कहने का मतलब क्या ये अगर बोले अगर नॉर्मली बॉन्ड टूट रहा है तो 50% है, क्या ये 50% से ज़्यादा टूट रहा है या 50% से कम टूट रहा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, और ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप करेगा, और हिंट देकर जा रहे हैं, इसको आप हैमंड पोस्टुलेट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हैमंड पोस्टुलेट, और इसकी मदद से आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बॉन्ड जो है मोर देन हाफ ब्रोकन होता है या लेस देन हाफ ब्रोकन होता है, इसको समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग फिर समझेंगे इफेक्ट ऑफ
सबस्ट्रेट के बारे में, दैट इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोकेटायन। यही ऑर्डर क्यों होता है, ठीक है, इसी को समझेंगे। बट हिंट यही है, इसको भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके एक तरह से मानिए तो। वो कहाँ, वो इधर स्टेबिलिटी ऑर्डर में। सो फ्रेंड्स, इतना ही रखते हैं आज के इस लेक्चर में। मिलते हैं अगले वीडियो में यही 2 टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।